पहल आपके लिए। आपको पता है कि बीईटी की चर्चा खूब तेजी से चल रही है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, और यह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि यह योग्यता रखी गई है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब सवाल यह है कि बीईटी की चर्चा तो हमने एक वीडियो में कर लिया इसके पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वह वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। क्या पूरा मसौदा है, क्या प्लानिंग है, क्या क्या टैकल है हमारे पास, क्या क्या बर्डन्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं जिनको हमको टैकल करना है, कैसे इस पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, किसके लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं, कौन बहुत इजीली आगे बढ़ जाएगा, इन सारे विषयों पर आज के इस छोटे सेशन में बात करेंगे। सेशन के अंतिम तक बने रहिएगा, और सेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगे, जानकारी से भरा लगे, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं बिहार में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, जिसकी चर्चा चल रही है। 9284 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, इसी की गुंजाइश है, इतनी सीट्स पर आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया और नए नियम, इसका क्या अर्थ है आपके लिए? एपीआई युग का अंत हुआ है, ये एक बड़ी पहल है, हालांकि कुछ लोगों के लिए ये सरदर्द है, अभी बताएंगे किसके लिए यह परेशानी भरा हो सकता है। लिखित परीक्षा की शुरुआत हो रही है, क्या है, कब, कहां, कैसे लागू होगा? तो एक्चुअली राज्य के सभी वीसीज जो हैं, कुलपति जो हैं, उनको भेजा गया है मसौदा। कुलपतियों के द्वारा कहा गया है कि भैया 10 दिन में आप समीक्षा करिए और अपने सुझाव दीजिए, जो कि लगभग बीतने ही वाला है। और उसके बाद 15 दिन के अंदर उच्चतर शिक्षा परिषद से कहा गया कि आप नए पर नियम को आप लागू करिए और बताइए, और फिर उसके बाद जो आपत्तियां आएंगी उनका समाधान करने के बाद अंतिम रूप से इसको स्वीकृत करेंगे। तो जो भी नियम कायदे कानून मैं आपको बताने चल रहा हूं, जो जो इस मसौदे में है, उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह अभी मसौदा है। यहां देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो भी आपत्तियां होंगी उनका समाधान होगा तभी यह लागू होगा। इसमें कोई मोनोपोली नहीं है कि जो हमने बना दिया नियम वही माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर होंगे, और सुधार कहां कहां होने की गुंजाइश है उसकी भी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं इसमें। आइए, चयन प्रक्रिया में एक तो बड़ा बदलाव है, ये क्रांतिकारी बदलाव भी कह सकते हैं, हालांकि कुछ लोगों के लिए सरदर्द साबित होगा। क्रांतिकारी बदलाव क्या है कि पुराना नियम क्या था? पुराना नियम एक्चुअली एपीआई पर था। एपीआई पर क्या था? आपका जो एग्रीगेट, आपका जो स्कोर होता है, जो आपका एग्रीगेट स्कोर होता है एकेडमिक, उसके आधार पर प्लस नेट जेआरएफ पीएचडी के जो अतिरिक्त अंक होते थे उनको जोड़कर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी और आपको साक्षात्कार के लिए बुला दिया जाता था। यानी आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है एकेडमिक का, वो बड़ा मायने रखता था, ठीक है ना। 55 वर्ष मैक्सिमम उम्र रखी गई थी। तो जो पुराने पीएचडी धारक है जिनका एपीआई स्कोर बहुत अधिक है, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है, ठीक है ना। जिनका स्कोर अधिक था, जिनको सिर्फ इंटरव्यू मिलता था अब तक, अब उनको भी लिखित परीक्षा के लिए जाना पड़ेगा। अब नया नियम क्या आया, नया मसौदा क्या है जो नया नियम बनने जा रहा है? इन्होंने कह रखा है कि भाई 200 अंकों की चयन प्रक्रिया होगी, जो कि लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार है। एपीआई का कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं। अब आपके परसेंटेज क्या थे ओवरऑल एकेडमिक, इसका कोई लेने देना नहीं। न्यूनतम मैक्सिमम जो एज है वो 45 कर दी गई, यानी 10 साल घटा दी गई। न्यूनतम तो 23 रखी गई है, मैक्सिमम 45 कर दी गई है। तो जो लोग 45 प्लस थे, जो एक उम्मीद लगाकर बैठे थे, क्योंकि बड़े लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं थी, जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे उनके लिए बड़ा झटका है। तो एक डिबेट यहां शुरू होगा कि चूंकि इतने लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई, तो क्या इस बार कुछ एक्स्ट्रा छूट मिलने की संभावना है? तो एक डिबेट यहां आएगा, एक यहां पर जरूर मसौदे में कुछ संशोधन देखने को मिलेगा। जो लोग अभी नेट जेआरएफ पास करके आ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है। अच्छा, बीईटी भी होगा, जो लोग बीईटी पास कर लेंगे उनके लिए भी अच्छा मौका होगा, अगर वो एज क्राइटेरिया मैच कर जाते हैं तो। अब कौन आवेदन कर सकता है? तो आपको मास्टर्स में न्यूनतम 55% चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा नेट जेआरएफ आप क्वालिफाई हो या बेट आप क्वालिफाई हो, बीईटी आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ना, तब आप क्या होगा इसके लिए पात्र होंगे। जो एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी भाई? 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा 2009 से 2016 के बीच में जो लोग पीएचडी किए हैं वह भी पात्र हैं, उनको नेट परीक्षा से छूट दे दी गई। अभी तो यह मसौदा है, उनको नेट परीक्षा से छूट दे दी गई। कब से? 2009 से 2016 के बीच में जिनका पीएचडी, ठीक है ना, उनको नेट से छूट मिल गई है। ग्रेजुएशन जैसे मान लीजिए किसी अन्य विषय से, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे विषय से है और आपने नेट भी उसी विषय से दिया, चूंकि जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उसी से आप नेट भी देंगे, तो भी आप एलिजिबल हैं। जबकि इस बार एनईपी ने यह वकालत की है
कि अगर अलग अलग विषय है तो मान्य नहीं होगा, लेकिन अभी यह लागू हुआ, अभी यह माना जाएगा। 2009 से पहले जिन्होंने पीएचडी किया है, क्या उनका बिना नेट के उनको एलिजिबल माना जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं। आगे बात करते हैं आयु सीमा क्या हो गई। नए नियम में 45 ईयर्स हो गया, न्यूनतम क्या हो गया 23 और अधिकतम हो गया 45। ठीक है ना, पहले यह 55 वर्ष था, पहले यह 55 वर्ष था। तो अब दिक्कत यह है, अच्छा आयु गणना जो है 1 अगस्त के आधार पर होगी, 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। अब इसमें एक दिक्कत है कि जो लोग कई साल से पीएचडी करके बैठे, मैंने पहले कहा कि बहुत लोग हैं, चूंकि वैकेंसी बहुत एक लंबे अंतराल के बाद आ रही है, तो जो लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं, जो उस एज क्राइटेरिया को क्रॉस कर गए बिना एग्जाम दिए, उनके साथ क्या होगा, उनका न्याय कैसे होगा। तो यह भी एक विषय होगा जिस पर लोग कंसर्न रेज करेंगे, और हो सकता है कि इस पर विरोध हो तो कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। इस बार हो सकता है कि रिलैक्सेशन एज में मिले, ऐसी संभावना बनेगी जरूर, क्योंकि जो लोग बिना परीक्षा के बाहर हो रहे हैं उनकी गलती तो है नहीं, वो इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी ही नहीं आई। ठीक है ना, तो यह एक डिबेट का मुद्दा होगा और यह सुधार का भी मुद्दा होगा। अब बात करें क्या आपका नया गणित है अंकों का, तो 200 नंबर का आपका पेपर रखा गया, जिसमें 160 नंबर लिखित परीक्षा के हैं, और यह पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव है। यहां भी एक चैलेंज क्रिएट होगा, भी आगे चर्चा करूंगा। विषय में गहरा ज्ञान आवश्यक है, लेकिन क्या मूल्यांकन में व्यक्तिपरता, सब्जेक्टिविटी का जोखिम नहीं आएगा। सपोज मैंने कोई आंसर लिखा, जैसे खास करके जिनका विषय फिलॉसफी है, जिनका विषय पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैंने कोई आंसर लिखा हो, मेरे अपने विचार है, जो आंसर चेक कर रहा हो उसके विचार मैच ही नहीं कर रहा हो, तो आंसर ही काट देगा मेरा। लिखित परीक्षा में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना, विचार आप जो लिख रहे हैं अगर फैक्ट है फिर तो ठीक, अगर विचारात्मक प्रश्न है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो उसमें कई बार इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। 40 अंक आपका 20% वेटेज है किसका, साक्षात्कार का, 80% वेटेज लिखित परीक्षा का है। ठीक है ना, प्रोफेसर रैंक के कम से कम 3 सदस्य बोर्ड में बैठेंगे, और आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया कि जेआरएफ नेट इनके अतिरिक्त अंक अब नहीं जुड़ेंगे, इनका वेटेज समाप्त हो गया। अब सवाल यह है कि इसमें चुनौती क्या है। जैसे सिर्फ इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कर लिया, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या है, कॉपी चेक करने में कई बार हेरफेर की संभावना होगी। क्यों, क्योंकि भाई मेरे विचार आपके आंसर से मैच नहीं कर रहे हैं, मैं कन्विंस ही नहीं हूं आपके आंसर से, मैं आपको नंबर क्यों दूंगा। सपोज अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, यह दिक्कत आएगी, इसके पहले भी आई है, कोई नई बात है नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में यह दिक्कत पहले भी आती है। ठीक है ना, जहां जहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप लिखते हैं वहां वहां यह दिक्कत आपको आती है, वह दिक्कत यहां भी आ सकती है। अब हो सकता है एक सुझाव यहां हो सकता है, ठीक है ना, आदर्श स्थिति क्या होगी कि आप 100 अंक में ऑब्जेक्टिव और 60 अंक आप सब्जेक्टिव कर दिए, 60 नंबर्स, जैसे केवीएस एनवीएस ने इस बार कर रखा था, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों था, तो पेपर बैलेंस्ड अप्रोच का हो गया। ठीक है ना, ये एक सुरक्षित रास्ता हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या यह सुझाव आगे बढ़ता है या नहीं, या इस पर बात होती है ना। अभी तो फिलहाल क्या है, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम बता रखा है। अब सवाल यह है कि फिल्टर कैसे होगा चयन प्रक्रिया आपकी, तो सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाने होंगे। सामान्य जनरल के लिए 50% रखा, आरक्षित वर्ग के लिए 45%, इतना तो मिनिमम लाना है, उसके बाद आप मेरिट में आएंगे। ठीक है ना, फिर 1/3 का रेशियो अप्लाई होगा, 1/3 का रेशियो अप्लाई होगा। एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितनी सीट आएगी उस पर 3 × 3 बुलाए जाएंगे साक्षात्कार के लिए, और फिर साक्षात्कार आप पास कर लेंगे, 3 सदस्य न्यूनतम होते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 होते हैं, आप पास कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपको 3 चरण में, पहले आपको अपना जो रिटन एग्जाम है उसमें 50% मिनिमम प्लस मेरिट में आना है, कैटेगरी से है तो 45% मिनिमम प्लस आपको मेरिट में आना है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप अपनी नौकरी सुनिश्चित करेंगे। अब टाई ब्रेकर प्रोटोकॉल क्या है, इसका भी बड़ा स्पष्ट उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि एक सीट बची और 2 उम्मीदवार हैं, दोनों के नंबर सेम है, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि समान अंक हैं, तो लिखित परीक्षा में जिसके ज्यादा अंक होंगे पहले उसको वेटेज देंगे। भाई 200 नंबर आपने पूरा कर लिया रिटन इंटरव्यू, अब मान लीजिए 180 2 कैंडिडेट के आगे, तो पहले देखेंगे रिटन में किसी के, मान लीजिए रिटन में किसी के 150 है, इंटरव्यू में उसको 30 मिले, और दूसरे वाले के रिटन में 152 है, इंटरव्यू में उसको 28 मिले, तो 152 वाले को प्रेफर कर देंगे। अगर मान लीजिए यहां भी दोनों के अंक समान हो गए तो देखा जाएगा एज में किसको कौन ज्यादा है। अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो पहले उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लो यहां भी अगर समानता आ गई तो फिर देखेंगे अल्फाबेटिकल। ठीक है ना, जैसे ए से किसी का नाम है, किसी का नाम आर से है, तो ए वाले को प्रेफर करना होगा, आर वाले को नहीं। ठीक है ना, यहां तो पूरी तरीके से अब आपका नाम घर वालों ने कैसा रखा उसके आधार पर काम होता है। ठीक है ना,
तो ये क्या होगा, ये एक टाई ब्रेकर की स्थिति होगी जिस पर इन्होंने स्पष्टता दी है। अब बात करें डोमिसाइल और आरक्षण की, तो बिहार के निवासियों को डोमिसाइल का विशेष लाभ मिलने वाला है और सभी श्रेणी में महिलाओं के लिए 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लागू हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आपको यह ध्यान रखना है कि नियुक्ति के 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना, यह शर्त रखी गई। और दूसरा शर्त क्या है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा, मतलब जिस विश्वविद्यालय में आपका चयन होगा, जिस विश्वविद्यालय के तहत 5 साल आपको उसी में काम करना पड़ेगा। 5 साल आप ट्रांसफर के लिए कोशिश नहीं कर सकते। 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण है यह बिहार के लिए है। बिहार से बाहर की महिलाएं इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। आगे बात करेंगे, नई नियमावली का क्या असर होगा, किसके लिए अवसर, किसके लिए चुनौती। तो भाई जो नए उम्मीदवार हैं इनके लिए तो अवसर ही है, मास्टर्स या नेट जेआरएफ पास कर चुके हैं, एपीआई स्कोर का कोई नुकसान है नहीं, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय को नई दृष्टि, नई ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण वाले शिक्षक मिलेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन किसके लिए चुनौतियां हैं, वे उम्मीदवार जो केवल उच्च एपीआई स्कोर के भरोसे उम्मीद लगा के बैठे थे, भाई मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा है, अभी तक यही प्रक्रिया थी, उनकी भी गलती नहीं, प्रक्रिया ही ऐसी थी, बट अचानक से वह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, तो उनके लिए दिक्कत है। जो 45+ क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए दिक्कत है। और इसीलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि इस पर एक विरोध जरूर होगा, लोग कंसर्न अपना रेज करेंगे कि भाई इसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए, खास करके एज वाले में। एपीआई वाले पे तो नहीं, लेकिन एज वाले पे डिस्कशन हो सकता है और एज में रिलैक्सेशन की उम्मीद बन रही है। आगे का रास्ता क्या होगा आपका, स्टेप 1 आपको क्या करना, आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी जब तक यह चेंज नहीं हो रहा है, लिखने की प्रैक्टिस खूब करेंगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस खूब करिए। कई बार ऐसा होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हम देखते हैं बच्चे पढ़ते खूब, उनको खूब नॉलेज है, बट वो अपने आंसर को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से नंबर कटते हैं। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस खूब करना है। अच्छा, जो लोग अभी पात्र नहीं है वो आने वाले नेट एग्जाम और जो बेट होने वाला है इसको टारगेट करिए और इसको पास करिए, क्योंकि बिना इसकी एलिजिबिलिटी के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और अंतिम नियमावली का इंतजार करिए जब तक कि पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो जाता कि यह रूल ही रखे जाएंगे, तब तक थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी लग जाइए, क्योंकि समय बीतने में समय नहीं लगता है और कंपटीशन इतना है, आपको पता ही नहीं है कि एक छोटी सी गलती कितना पीछे ले जाएगी ना। इसलिए समय रहते तैयारी शुरू करिए। बहुत सारी चीजें स्पष्ट है, कुछ एक चीजें जो स्पष्ट नहीं है, अगर आप उस मार्जिन में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए और इस बार अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।